हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक 2 क्लासेज एंड कर लिया है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कशन किया है, बहुत प्यारे तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं और कई सारे डिस्कशन हमारे हो चुके हैं। और आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया है कि अगले कुछ क्लास, जब तक कि मेरा चैप्टर ही एंड नहीं हो जाता, आप दिमाग में इफ और लेकर नहीं आएंगे। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीख रहे हैं मेरे बच्चे, मतलब कि जो वर्ड्स आपके यूज होंगे अकाउंटेंसी के अंदर में, हम उनके बारे में मास्टरी कर रहे हैं। और आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा दूं, पिछली क्लास तक हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने समझ लिया है कि जो लेन देन होते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद हम लोगों ने गुड्स के बारे में बात किया था। गुड्स से बढ़ते हुए हम लोगों ने कई सारे वर्ड देखे थे, एक आपका परचेज अकाउंट, एक आपका सेल्स अकाउंट, एक परचेज रिटर्न अकाउंट, एक सेल्स रिटर्न अकाउंट। और फिर जो गुड्स बच गया उसको हमने स्टॉक कहा था। आपको याद होगा, स्टॉक भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बात किए थे। उसके बाद स्टॉक के बारे में हमने कहा था कि स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का हो सकता है, WIP का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है। फिर याद कीजिए, हमने कहा था कि अगर हमारा सेल्स ये कैश पे हो सकता है, क्रेडिट पे हो सकता है। अगर सेल क्रेडिट पे हुआ तो मेरे बच्चे एक नाम हमने कहा था डेटर्स, और डेटर्स से हमने क्या रिसीव किया था जी? BR, बिल्स रिसीवेबल, है ना। उसी तरीके से अगर हमने परचेज किया है, आपका परचेज 2 तरीके से हो सकता है, कैश पे और दूसरा क्रेडिट पे। अगर परचेज क्रेडिट पे हुआ तो उनको, जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेज किया, हम उसको क्रेडिटर्स कहते हैं, और क्रेडिटर से हमारे पास क्या आते हैं? बिल्स पेबल। इतनी सारी बातें हम लोगों ने की हुई थी और इनके बारे में हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज मेरे बच्चे, आज की जो क्लास है ना, ये पता नहीं क्या भूचाल लेकर आ जाएगी, मुझे नहीं पता। और आज की क्लास के बाद आप में से कितने बच्चे मतलब कि सही सलामत बचेंगे, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। मुझे डर लग रहा है आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले, और मैं रियली बता रहा हूं कि आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले 3 दिन तक मैं सोया नहीं, इस क्लास को रिकॉर्ड करने के पहले 3 दिन तक। क्योंकि मुझे डर लगा कि कहीं अगर ये कॉन्सेप्ट अभी मैं अपने बच्चों को दे दूं और ये बच्चे अगर मान लो कि कुछ इनको हो गया, कहीं इनको दिल की बीमारी तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहीं इनके मम्मी पापा ने मुझ पे केस किया तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? सर ये क्या है? ये पैसे हैं, पैसे। ये खूब सारे नोट हैं और मेरे बच्चे ये नोट मेरे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं और ये खूब सारे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो, खूब सारे पैसे हैं। और जो बात पैसे की उठी है ना, तो मेरे बच्चे आज हमारे क्लास के अंदर में एक टॉपिक का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आप बिल्कुल नया पेज लीजिए और उस टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिचर। ये वर्ड ऐसा है कि मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं। आज जब मेरे CA वाले बच्चे, CMA वाले बच्चे, CS वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो कहीं और से 11-12 क्लास पढ़े हुए हैं, और वो जब मेरे पास आते हैं, जब उनसे उस लेवल में, CA लेवल में, CMA लेवल में जब एक्सपेंडिचर वर्ड का डिस्कशन होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है। और जब उनको समझाता हूं तो लगता है कि वो कहते हैं सर कितनी बड़ी बातें आपने बता दी, जबकि कुछ भी नहीं होता है। आओ ना एक बार देखते हैं कि आखिर ये एक्सपेंडिचर वर्ड का क्या मतलब होता है। सुने ध्यान से आप मेरी बात। एक्सपेंडिचर का अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे बात करूं ना बच्चे, तो ये पैसे जो है ना, ये पैसे, इन पैसे का बाहर जाना, बिजनेस से बाहर जाना। मैंने, लो जी, आपसे कुछ परचेज किया, मैंने पे कर दिया, आपको कुछ पैसे दे दिए, आपको कुछ पैसे दे दिए, आपको पैसे, एक्सपेंडिचर हो रहा है। जब भी खर्चे होंगे ना, तो पैसा क्या होगा? जाएगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर का मतलब मैं अगर सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, तो क्या? पैसे का बिजनेस से बाहर जाना। सर हम भी लिखे? हाँ लिखो ना ये हिंदी में, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी आपका, है ना। बाहर जाना, ये बाहर हमने लिखा है जाना, ठीक है ना। जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, कुछ और भी लिखूंगा बाद में देखेंगे, जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे? उसको कहेंगे एक्सपेंडिचर। पता है, एक बात बताऊं, ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना बच्चे, इन एक्सपेंडिचर को अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते समय हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सपेंडिचर कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हमने बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पहला आपका होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। और जो सेकंड हमारे पास है ना दूसरा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जितने भी आप एक्सपेंडिचर करोगे, जितने भी मतलब जितने भी आपके बिजनेस से पैसे जाएंगे, ये बिजनेस से पैसे जा रहे हैं मेरे बच्चे, ये बिजनेस से जब पैसे जाएंगे ना, इन पैसों के जाने के रीजन को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो रीजन से पैसा जाता है, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आओ जरा थोड़ा सा लिखो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, लिखेंगे आप यहाँ पे इट इज एन अमाउंट, इट इज एन अमाउंट स्पेंट, it is an amount spent, it is an amount spent, थोड़ा सा जगह छोड़ के बीच में, थोड़ा सा जगह छोड़ के it is an amount spent, बीच में एक लाइन जगह छोड़ देना, for the benefit, for the benefit which will be consumed during the current year। अभी जितना बोलूंगा और जैसे लिखूंगा वैसे लिखना मेरे बच्चे, उससे ज्यादा नहीं। हमने बोला इट इज एन अमाउंट स्पेंट, एक लाइन जगह छोड़ देना, क्या बाद में, फिलहाल पूरा सेंटेंस मिलाता हूं। इट इज एन अमाउंट स्पेंट फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। जो आप बेनिफिट करंट ईयर में कंज्यूम करेंगे, है ना बच्चे, उसके लिए जो भी खर्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना, it is an amount spent, it is an amount spent, और फिर से एक लाइन जगह छोड़ के for the benefit which will be consumed in future, है ना। ये इन दोनों में फर्क होता है। सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप, लिख लो पहले आप यहाँ पे मेरे बच्चे, इट इज एन अमाउंट स्पेंड फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, और यहाँ बोला इट इज एन अमाउंट स्पेंड फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। आपका इन फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर में के बाद, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए जरा अब मैं आपको इन दोनों का मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, लिखना बंद करेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि मेरे बच्चे अकाउंटेंसी का जो बेस है ना, पूरा का पूरा बेस वो इस दो वर्ड पे टिका हुआ है। सुने मेरी बात, लिखना बंद करेंगे। पता है, ये देखो, ये हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, तो अकाउंट्स मेंटेन करते समय हम जनरली एक साल का पीरियड लेते हैं। और ये हर एक कंपनी मेरे बच्चे, आज के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट निकालना चाहती है ना, तो क्या करती है कि 2022 में कितना कमाया उसका प्रॉफिट निकालना है, 2023 में कितना कमाया, 2024 में कितना कमाया, मतलब एक एक साल का प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। तो वही ध्यान में रखते हुए कि मान लो हमारा जो करंट ईयर है, मान लो जो हमारा करंट ईयर है, ये 1 जनवरी आपका 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 है। मान लो मेरे बच्चे, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन मान लो हमारा करंट ईयर क्या है जी, ये है। हमने कहा कि ये हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूं। पता है, मेरे पास ना एक एम्प्लॉय है, मेरे पास मेरे बच्चे एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को मैं क्या पे करता हूं, सैलरी पे करता हूं। एम्प्लॉय को हम क्या पे करते हैं, सैलरी। मान लो उस एम्प्लॉय की सैलरी आपका 20,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ, है ना। उस एम्प्लॉय का जो मेरे पास काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितना है, 20,000 पर मंथ। तो मुझे बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। तो पता मैंने क्या किया, 20,000 के हिसाब से इस 12 मंथ्स का 12 महीने का मैंने क्या किया, उसको सैलरी पे किया। 12 महीने का कितना आ गया आपका, 2,40,000, 2,40,000। ये देखिए, मेरे पास खूब सारे पैसे, मैं वो बिजनेसमैन हूं जिनके बारे में आप अकाउंट सीख रहे हैं। मेरे पास ना एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, 20,000 पर मंथ की सैलरी थी। मेरे बच्चे 20,000 के हिसाब से एक साल की सैलरी कितना बच गया, 240। मैंने 2,40,000, ये लीजिए 2,40,000, ये 2,40,000 हो गया। मैंने क्या किया, 2,40,000 उसको पे कर दिया।
मुझे बताओ कि अगर 240 पे किया तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? ये सर एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि पेमेंट किया ना, पैसे का बाहर जाना क्या होता है बिजनेस से, आपका एक्सपेंडिचर होता है, ये पैसा बाहर चला गया। मुझे इस एक्सपेंडिचर को मेरे बच्चे, इस पेमेंट को क्लासिफाई करना है कि क्या वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप मुझे बताओ कि जो हमने 2,40,000 का मैंने उस इंप्लॉय को पेमेंट किया है, क्या उसका बेनिफिट, उस इंप्लॉय से जो काम है, जो उसका जो सर्विसेज है, क्या मैंने उसे करंट ईयर में लिया है? क्या मैंने उसे करंट ईयर में लिया है? यस सर। देखो ना, मैंने उसको क्यों पे किया मेरे बच्चे, क्योंकि करंट ईयर में वो जो काम किया उसके बदले में, है ना, 240 का पेमेंट किया। कहते हैं कि ये जो सैलरी मैंने पे किया ना, ये जो सैलरी पे किया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। बिजनेस में जितने सारे पेमेंट होते हैं पैसे, उसको हमें हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करना होता है कि क्या वो रेवेन्यू पेमेंट है कि कैपिटल पेमेंट है। तो मेरे बच्चे, हमने कहा कि देखो जी, अगर कोई पेमेंट किया आपने जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ही ले लिया, करंट ईयर में, तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यही हो रहा है मेरे बच्चे। आप देखो ना कि आप देखो, ये जो हमने 240 का पेमेंट किया ना, ये 240 जो उसको हमने पे किया था, वो हम क्यों पे किया, क्योंकि उसने करंट ईयर में काम किया, करंट ईयर में, और उसके बदले में हमने उसको दे दिया, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक और समझाता हूं, एक और बात है, छोड़ो इसको, सैलरी की बात हटाओ, दूसरा सुन लो मेरी बात, दूसरा सुन लो। पता है, मैं जिस बिल्डिंग में काम कर रहा हूं ना बच्चे, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, जहां पे मेरा स्टूडियो, जहां पे मैं काम कर रहा हूं, मान लो इस बिल्डिंग को मैंने क्या किया, किराए पे लिया हुआ है, रेंट पे। और इसका जो रेंट है ना, इसका जो रेंट है, वो मेरा लैंडलॉर्ड कहता है कि भैया 50,000 आपका पर मंथ होगा, 50,000 पर मंथ। तो मैंने क्या किया, इस एक साल का, रिपीट कर रहा हूं, ये देखो आप, इस एक साल का 50,000 के हिसाब से 12 मंथ्स में मैंने क्या किया जी, 6 लाख रुपए उसको पे किया है। ये देखो खूब सारे पैसे मेरे पास थे ना, तो मैंने क्या किया, जो मेरा लैंडलॉर्ड था ना बच्चे, जो किराएदार, उसको मैंने क्या किया, 6 लाख रुपीज पे कर दिया, 6 लाख। लो जी, अपना रेंट लो, काम खत्म करो। ये रेंट भी जो मैं पे कर रहा हूं, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? मेरे बच्चे, सिंपल शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, इट इज एन अमाउंट स्पेंट, ये वो पैसा जो हमने खर्च किया, फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में लेंगे मेरे बच्चे, जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया, उसके लिए जो हमने पेमेंट किया, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सुन लो, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। पता है क्या हुआ, रेंट भी हटाओ, रेंट भी हटाओ, सुनो मेरी बात। और पता है, मैंने क्या किया, मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक बैंक से लोन लिया था, मैंने एक बैंक से लोन लिया था, और लोन लिया था पता है क्या, 20 लाख रुपीज का, 20 लाख रुपीज का। मैंने कहा था कि ये लोन ना मैं आपको वापस कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस लोन को मैंने इस करंट ईयर में वापस नहीं किया है, ये करंट ईयर में लोन मेरे पास है ना, मेरे पास ही है। और बैंक वाला कहता है कि भैया इस 20 लाख पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोन लूंगा तो इंटरेस्ट पे करना होगा ना, वो कहता है कि इंटरेस्ट आपका मान लो 12% आपका पर एनम के हिसाब से, यानी कि बैंक वाला इस 20 लाख पे हमसे इंटरेस्ट लेगा कितने के रेट से जी, 12% के हिसाब से। मुझे बताओ कि 20 लाख रुपीज पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना, 2,40,000। यानी कि बैंक वाले ने मेरे बच्चे इस लोन पे, क्योंकि लोन मैंने यहां पे अभी वापस नहीं किया है, तो इस पूरे एक साल का इंटरेस्ट जो मुझसे लिया ना, वो 2,40,000 रुपीज दिया, 240। मुझे बताओ, 240 का जो इंटरेस्ट मैं बैंक वाले को पे कर रहा हूं, जो 240 का इंटरेस्ट मैंने बैंक वाले को दे दिया, आप मुझे बताइए कि क्या उस 240 से बेनिफिट मैंने करंट ईयर में लिया है कि फ्यूचर में लूंगा? क्या करंट ईयर के लिए पे किया कि बात के लिए? सर करंट ईयर के लिए। आपने ये पैसा करंट ईयर में जो यूज किया ना, उसके लिए 240 का पे किया, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं तो सिंपल शब्दों में कहता हूं, वो कोई भी एक्सपेंस जो आपने इनकर्ड किया मेरे बच्चे, और जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया है, आप उसको क्या बोलना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और पता है, वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग इनकर्ड करते हैं, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में नहीं, करंट ईयर के बाद जिसका बेनिफिट लेंगे, फ्यूचर में जिसका बेनिफिट लेंगे, हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनो जरा, इट इज एन अमाउंट स्पेंट फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब कि करंट ईयर में नहीं, करंट ईयर के बाद। मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा करंट ईयर है,
ये करंट ईयर 1 जनवरी हमने कहा 2000 मान लो 22 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2022 है ना। अब ध्यान देंगे, मेरी बात सुनेंगे। पता क्या हुआ मेरे बच्चे, मैंने ना इस करंट ईयर में क्या किया, करंट ईयर में यहां पे एक बिल्डिंग परचेज किया, एक बिल्डिंग मैंने परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का एक मैंने बिल्डिंग परचेज किया जिसकी कॉस्ट कितनी लगी, 20 लाख रुपए। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने बिल्डिंग परचेज किया है, इस बिल्डिंग को क्या सिर्फ मैं करंट ईयर में यूज करूंगा या आगे आने वाले जो पीरियड होंगे उसमें भी यूज करूंगा? आप ही बताओ ना, क्यों मैं समझा रहा हूं, क्यों इतनी बातें कर रहा हूं? आप मुझे बताओ कि जो बिल्डिंग हमने परचेज किया है उस बिल्डिंग को सिर्फ करंट ईयर में यूज किया जाएगा कि उसके बाद भी यूज किया जाएगा? सर बिल्डिंग कई सालों तक हमारे पास रहता है, कई साल तक। ये जो है ना सर, ये बिल्डिंग क्योंकि फ्यूचर में आगे यूज किया जाएगा। मेरे बच्चे कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर करते हो, मैंने क्या किया जी, ये पेमेंट किया और हमने बिल्डिंग परचेज किया, अगर वो बिल्डिंग आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, अगले मतलब आने वाले समय में बेनिफिट देगा, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एन अमाउंट स्पेंड फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। जो बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे उसके लिए कोई अगर पेमेंट किया तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मेरे बच्चे मैं और भी एग्जांपल बताता हूं, मुझे बहुत सारी बातें बताने का मन कर रहा है। मैंने क्या किया पता है, मैंने एक मशीन परचेज किया, एक मशीन, और मैंने एक कैमरा भी परचेज किया जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूं। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक कैमरा परचेज किया है, एक मशीन परचेज किया है, तो ये कैमरा मशीन क्या सिर्फ करंट ईयर में यूज होगा क्या ये कैमरा मशीन जो हमने परचेज किया सिर्फ इस साल होगा या फिर फ्यूचर में आपका यूज होगा? सर कई साल तक आप इसको यूज करोगे, कई वर्षों में आप यूज करोगे। वो कोई भी अमाउंट मेरे बच्चे, कोई भी अमाउंट जो आपने स्पेंड किया है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनो मेरी बात, आप खुद क्लासिफिकेशन कर सकते हो, मैं क्यों क्लासिफिकेशन करूं, आप खुद कर सकते हो। जरा बताओ, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, वेजेज पे किया। पता है सैलरी हम किसको पे करते हैं, एम्प्लॉय को, और जो मजदूर काम करते हैं ना बच्चे, हम उनको बोलते हैं वेजेज पे किया। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जरा बताओ कि करंट ईयर के लिए हमने सैलरी पे किया, वेजेज पे किया, कमीशन पे किया, रेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट कराया करंट ईयर में, और इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ा। हमने करंट ईयर का टेलीफोन बिल पे किया, करंट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ये सब क्या है? ये जो पेमेंट कर रहा हूं वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? तो क्या बोलेंगे सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, आप ही देखो ना, आपके घर में, आपके घर की बात करूं, पापा ने फ्रिज लिया, पापा ने एसी लिया, पापा ने कूलर लिया, पापा ने बाइक लिया, पापा ने वो आपका कार लिया, पापा ने घर लिया, पापा ने जमीन लिया, पापा ने फर्नीचर लिया, वो बेड जिस पे हम लोग सोते हैं या वो सोफा जिस पे बैठते हैं, ये सब हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर में यूज किए जाएंगे। बस इतनी सी तो बात है। तो मेरे बच्चे, हमने कहा कि रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर में आपका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। मैं अब एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात एक एग्जांपल और सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत कुछ समझाने को तैयार हूं। ये देखिए आप, ये हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर, ये 1 जनवरी आपका 2022 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2022 है ना। ऐसे रियल लाइफ में जो ईयर होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता, सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, तो हम इस तरीके से चलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, जो बच्चा इस सवाल का जवाब सही दे दिया, आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में जाकर इसका जवाब देना है। आगे जब मैं आंसर बताऊंगा उसके पहले अगर जवाब आपका सही हो गया तो आप मुझे अपना नाम, सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं, आप कमेंट में लिख देना, बोलना कि सर मैंने सही जवाब दिया है। बिलीव कीजिए, आपके नाम को पढ़कर मैं आपके घर में आऊंगा और खूब सारे चॉकलेट खिला के मैं वापस आ जाऊंगा। सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। सुनिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुनो। पता है ये मेरा करंट ईयर है ना, ये मेरा करंट ईयर है। एक मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे पास ना एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर ए, और उसकी सैलरी कितनी है, 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ।
वो एम्प्लॉय ने कहा कि सर आप हमें इस करंट ईयर का पेमेंट कर दीजिए, करंट ईयर का पेमेंट कर दीजिए। मेरे बच्चे करंट ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स हमने कहा कि ठीक है मैं 12 महीने का आपको पे कर देता हूं, है ना। साल के एंड में मैंने कहा कि ठीक है 12 महीने का दे देता हूं। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करके कहा कि सर 12 महीने नहीं सर, जो अगला साल है ना, अगला साल, उस अगले साल के भी 3 मंथ्स का, 3 महीने का जो सैलरी है ना सर, मुझे अभी एडवांस दे दो। मेरे घर में शादी है, मेरे कुछ घर में अर्जेंट काम है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो प्लीज मुझे पैसा दे दो। तो पता मैंने क्या किया, मैंने मेरे बच्चे उसको 12 मंथ्स का तो मैंने 20,000 के हिसाब से पे किया ही किया, मैंने 3 मंथ्स का भी उसको पे कर दिया, यानी कि टोटल 20,000 इंटू कितना 15, यानी कि मैंने उसको 3 लाख का पेमेंट किया है। यानी कि करंट ईयर में मैंने जो उसको पेमेंट किया, जो पैसे मेरे पास से चले गए वो कितने चले गए? 3 लाख रुपीज, 3 लाख का मैंने पेमेंट किया। ये 3 लाख का मेरे बच्चे मैंने पेमेंट किया, जोश में आ गया हूं, ध्यान से 3 लाख का पेमेंट किया। सवाल सुनो ध्यान से और नजर यहां मिला के बात करो मुझसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। 3 लाख रुपए का मेरे बच्चे मैंने उसको कैश पे कर दिया अपने एम्प्लॉय को। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि करंट ईयर में 3 लाख रुपए में से मुझे ये देखना है कि मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपका आंसर कितना होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 3 लाख का जो मैंने पेमेंट किया मेरे बच्चे अपने एम्प्लॉय को, आपको उसको क्लासिफाई करना है रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसमें से कितना बोलेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कितना बोलेंगे? बस ये बताइए। वीडियो को पॉज करें, कमेंट में आंसर लिखें, और अगर आंसर आपका आगे से मेरा मैच हो गया तो पता ना मैं क्या खिलाऊंगा, खूब सारे चॉकलेट आपको। बिलीव कीजिए, सुनिए मेरी बात, देखता हूं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। हमने 3 लाख का पेमेंट किया, ठीक है। आप बताओ 3 लाख में से कितने रुपए का बेनिफिट मैंने लिया करंट ईयर में? यानी कि 3 लाख तो पेमेंट गया, समझ में आ रहा मेरे बच्चे, 3 लाख का पेमेंट किया, लेकिन कितने रुपए का पेमेंट हमने किया है जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया है? तो 3 लाख में 20,000 इंटू आपका कितना 12 मंथ्स, 12 महीने तो हमने काम लिया। तो ये जो 2,40,000 है ना बच्चे, 240, इस 240 को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो बाकी का आपका पेमेंट हो गया ना, कितना बाकी का, तो आपका 20,000 इंटू 3, जो 60,000 जो मैंने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, बताओ 60,000 का बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिलेगा, करंट ईयर में, या फिर इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा? सर फ्यूचर में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस वैल्यू का, जिस अमाउंट का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुन लो मेरी बात ना, बिल्कुल सिंपल सा शब्द है। अब भूल जाओ दुनिया वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्या बुक में लिखा, सब भूल जाओ। बस संतोष सर की बात याद रखना, वो सारे पेमेंट जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया है उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 3 लाख में रेवेन्यू कितना है, कैपिटल कितना है, तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू हमारा हो गया 2,40,000 और 60,000 हमारा क्या हो गया जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर ना? जितने बच्चों का सही होगा वो लिखेंगे कमेंट में सर सही है, जिसका गलती वो भी लिख देंगे कि सर गलती हुआ बट मैं समझ में आ गया, कोई बात नहीं, आगे बताओ, आगे से गलती नहीं करूंगा। तो मेरे बच्चे, अगर आप मुझसे कहते हो कि आप कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेंट पेड हमने किया, हमने सैलरी पे किया, लिखो ना साथ साथ में, और बताइए। हमने टेलीफोन बिल पे किया, टेलीफोन बिल आपने पे किया। हमने एडवर्टीजमेंट करा, उसमें कुछ खर्च किया, एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। और बताइए, हमने परचेज ऑफ गुड्स किया, हमने जो गुड्स परचेज किया ना बच्चे, वो गुड्स भी क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि इस साल ही बेचने के लिए। ऐसा थोड़े कि हमने गुड्स परचेज किया और 10 साल के बाद बेचेंगे। गुड्स परचेज किया इस साल ही बेचने के लिए, तो वो भी हमारा क्या होगा? रेवेन्यू आपका होगा, परचेज ऑफ गुड्स से। उसके बाद आपका, और बताइए कुछ और नाम बताओ ना। सैलरी लिख दिया, वेजेज लिख दो, वेजेज हमने पे किया है, वेजेज पे किया आपने। और कुछ नाम बता दो, तो बहुत सारे हो सकते हैं आपका। बहुत, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
है ना बच्चे। तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो, एक बात बस ध्यान रखना, ये सारे पेमेंट क्यों हो रहे हैं जी? फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर। ये करंट ईयर के होने चाहिए, करंट ईयर के। तो मेरे बच्चे अगर आपने ये सब करंट ईयर के लिए किया, करंट ईयर के लिए किया है, तो हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई बोलता है कि जरा बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो बोलना यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मशीन परचेज किया मेरे बच्चे, मशीन परचेज किया, हमने क्या किया? बिल्डिंग परचेज किया, आपका बिल्डिंग परचेज किया, है ना। जैसे कि और बताइए, हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। और बताओ बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कैमरा परचेज किया है, कई जो भी चीज आपके घर की बात करूं तो वो आपका कार जो आपने परचेज किया, कार जो परचेज किया, वो बाइक जो आपने परचेज किया, मैं कहता हूं कि एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने आपको क्या क्या, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं मेरे बच्चे, उन एक्सपेंडिचर को मैंने क्या किया? बिल्कुल सिंपल शब्दों में दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ आपके रेवेन्यू होंगे, कुछ कैपिटल। और आपने रेवेन्यू कैपिटल में क्या देखा कि जिसका बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा उसको हमने रेवेन्यू कहा, और जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा उसको हमने क्या किया जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही कहा ना बच्चे। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखिए यहाँ पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट। पता है प्रॉपर्टी, मैंने ये एसेट वर्ड आपसे पहले यूज किया था, पहले हम लोग यूज किए थे। एसेट का मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है? जो बच्चे फ्यूचर में हमें बेनिफिट देता है। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं कहता हूं कि वो हमारा एसेट है, तो भी गलत नहीं होगा। अगर मान लो कोई कहता है कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एसेट होगा? ये एसेट होगा, उसको हम एसेट ही बोलेंगे आपका। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन हो गया, इट इज एन अमाउंट स्पेंट, कुछ यहां पे होगा बाद में देखेंगे, फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं एसेट कहूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, फुल स्टॉप। एक काम करो ना, थोड़ा सा इसको और लिखो, इसी में एग्जाम्पल लिखा, उसके बाद लिखिए आप यहां पे सच एक्सपेंडिचर, ये जो खर्चे होते हैं, सच एक्सपेंडिचर are incurred, such expenditure are incurred, क्या जी? to acquire मतलब परचेज करना, to acquire एसेट को एक्वायर करने के लिए मेरे बच्चे खर्चे होते हैं। और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। जरा बताओ अभी तक हमने क्या पढ़ा? कोई भी ऐसा जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, उस पेमेंट के बदले में बेनिफिट आपको करंट ईयर में मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसा पेमेंट कर रहा हूं जिस पेमेंट के बदले में हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो हमने क्या बोल दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वो सारे नाम देखो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो मैंने लिखा ना, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैमरा, कार, बाइक, इसको जो आपके मम्मी पापा प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी हम अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। एसेट का मतलब कि प्रॉपर्टी हो गया। तो ये जो खर्चे होते हैं ना बच्चे, ये खर्च क्यों किए जाते हैं जी? एक तो टू एक्वायर द एसेट, प्रॉपर्टी को एक्वायर यानी कि परचेज करने के लिए, या टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट, या फिर अपने एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब सर ये एफिशिएंसी कहां से आ गया? इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखो आप, मैं आपको दिखा रहा हूं। पता बच्चे, ये मेरी एक बिल्डिंग है, ये मेरी एक बिल्डिंग है जिसमें 1 2 3 4 फ्लोर है। मेरी बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है, और चारों फ्लोर में ना मेरे क्या होता है कि ऑफिस रन हो रहा है, क्लासेस चल रही है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर में, चारों फ्लोर के अंदर में। मैंने क्या किया, एक ऐसा इस बिल्डिंग के ऊपर में क्या किया, एक फ्लोर और बनवा दिया। जो मेरी 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, मैंने उस पे 5th फ्लोर, 5वां फ्लोर भी क्या किया, मैंने इस पे ऐड करा दिया। अब देखो, ये जो 5वां फ्लोर मैंने यहाँ पे ऐड कराया, इस पे पैसे खर्च होंगे ना, यहाँ भी तो मैंने पेमेंट किए होंगे इसको आपको बनाने में ना। ये जो 5वां फ्लोर मैंने बनाया, इस पे जो पैसा खर्च किया वो हमारा क्या होगा? कहता अकाउंट्स की, देखो जी, या तो एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने खर्च किया तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर इस एसेट की अगर एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑब्वियस बात है बढ़ेगी। जहां पे 4 फ्लोर पे मेरे पास काम हो रहे थे, अब 5 फ्लोर पे काम होंगे,
5th फ्लोर को भी यूज करूंगा, वहां भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, या वहां भी ऑफिस खोल दूंगा, वहां भी रिकॉर्डिंग मेरी चलेगी, तो बच्चे हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ऐसे खर्चों को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सुन लो मेरी बात ना, ये सर, तो प्लीज आप कॉपी कीजिए। अब मुझे पता है कि रेवेन्यू कैपिटल का मीनिंग समझ गए आप, और यहां पे ना बच्चे, यहां पे एक लाइन और लिखा जाएगा। वो क्या लिखा जाएगा आज नहीं, वो मेरा अगले क्लास का पॉइंट है, आगे का पॉइंट है, मैं भूलूंगा नहीं, आप चिंता नहीं करना, मैं कभी कुछ नहीं भूलता। और आपने जो ये नोट तैयार किया है ना, इस नोट में यहां पे आप जगह छोड़ देंगे एक लाइन का, यहां पे मैं आगे के चीजों से लिंक करके यहां पे लिखाऊंगा कि क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है ना। फिलहाल अभी आपका जो डेफिनेशन है बिल्कुल आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो ये हमारे पास काम चला गया। प्लीज कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। सर हो गया। अरे अरे एक मिनट, जब बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की उठी थी ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एसेट बोलते हैं। एक नया वर्ड आ गया आपके पास, एसेट। आज क्या मस्त दिन है यार, कितने अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल जा रहा है, और वो सारी बातें हम आज सीख रहे हैं जिन बातों में बाकी बच्चे परेशान होते हैं। हैरानी की बात है, आप अपने किसी दोस्त से पूछना ना, या किसी भैया से पूछना कि जरा बताओ, क्या आपको एक्सपेंडिचर पता है कि रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? क्या आप उसको समझा सकते हो? वो नहीं समझा सकते, उनको नहीं पता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कॉपी करें। और मेरे बच्चे अगला टॉपिक यहाँ पे क्या निकल के आएगा? एसेट को लेकर। तो आइए जरा हम शुरू करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, अगर इसी पेज में जगह बचा है तो इसके नीचे लिखे, या फिर अगले पेज पे मेरे साथ लिखेंगे आप यहाँ पे एसेट के बारे में, एसेट के बारे में। मैं भूल गया कितने पॉइंट्स हमारे हुए थे। एनीवे, लिखिए जो भी नंबर है आपका, जो भी नंबर है, आई थिंक 9th नंबर होगा, 9th 8 जो भी होगा बच्चे, उस नंबर के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जितने पॉइंट्स लिखा चुका था उसके आगे लिख रहे हैं आप यहाँ पे, जो भी नंबर लिखेंगे आप यहाँ पे एसेट के बारे में। एसेट, एसेट, एसेट का मतलब मैंने क्या बताया जी? एसेट का मतलब क्या? प्रॉपर्टी, जिसको हम आज तक जाना करते थे हम उसको एसेट बोलेंगे। मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना बच्चे, वो हमारा क्या था? एसेट होता है। एसेट पता है, लिखिए इसके बारे में। एसेट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड, एसेट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में आप यहां पे इसको डिवाइड कर सकते हो। एसेट जो हमारे होते हैं उनको हम क्या करेंगे बच्चे? 3 पार्ट में यहां पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है, लिखेंगे नंबर ए, यहां पे नंबर ए कहते हैं कि ऐसे लिख दो ना, 3 पार्ट में यहां पे कौन कौन से आ जाएंगे, ऐसे लिखिए आप यहां पे, अच्छा लगेगा आपको। नंबर ए में होता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट लिखेंगे आप यहाँ पे, नॉन करंट एसेट। बी में लिखेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे करंट एसेट। एक हमारे पास क्या हो गया? नॉन करंट एसेट। दूसरा क्या हो गया? करंट एसेट। और सी में आप यहां पे लिखेंगे, सी लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट आपका, ठीक है ना। तो जो हमारे एसेट होते बच्चे, यानी कि जो हमारे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थे ना, जिनको हमने एसेट कहा था, इनको भी हम आगे फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन सा हमारा है? एक आपका नॉन करंट एसेट, एक आपका करंट एसेट, और एक आपका फिक्टिशियस एसेट। आप प्लीज मेरी बात को बुरा नहीं मानना और मुझ पे गुस्सा भी नहीं करना। आज की क्लास में बच्चे हम इन 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? अगेन यहां लिख दो आप, लेटर ऑन मैं इसके बारे में भी अलग से बहुत जबरदस्त चर्चा करूंगा, और कसम खाता हूं इस पे भी आपको उतना ही मास्टरी कराऊंगा जितना कि इस पे मास्टरी कराऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे आप समझने की कोशिश करो, अकाउंटेंसी जो है ना एक बहुत बड़ा समुद्र है। अगर मैं समुद्र की सारी बातें ना आपको एक बार समझाने की कोशिश करूं तो पता है क्या होगा? ऐसा होगा जैसे कि मैंने समुद्र के बीच में आपको लाके छोड़ दिया है कि जो करना कर लो। आप क्या करोगे? मर जाओगे आप। कैसे उतना किनारे आ पाओगे? कितना तैरोगे आप? इसलिए मेरे बच्चे समुद्र का जो पानी है ना, उसको बड़े हल्के हल्के शब्दों में आपके सामने दे रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं विश्वास दिलाऊंगा आपको। अब चिंता नहीं करो, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो और अपने संतोष सर पे विश्वास कीजिए। तो हम इसके बारे में अलग से समझेंगे, पहले इन 2 चीजों पे हम मास्टरी करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे आप यहाँ पे नंबर ए नॉन करंट एसेट के बारे में। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं उनके बारे में आप लिखिए मेरे साथ। नॉन करंट एसेट्स, या पहले मैं आपको समझा ही दूं,
पहले मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली क्या फर्क है नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में। सुनिए मेरी बात, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं लिखाऊंगा। सुनिए मेरी बात, ये देखो, ये हमारा करंट ईयर है, ये आपको नहीं लिखना, जो डायग्राम बना रहा हूं आपको नहीं बनाना। ये हमारा क्या है जी, करंट ईयर। तो मैं इसको बोलूंगा, ये हमारा क्या हो गया, करंट अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब कि जिस साल का हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, करंट अकाउंटिंग ईयर। मतलब करंट ईयर को ही बोलते रहूं, करंट अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस साल का हम अकाउंट सीख रहे हैं, है ना। ये हमारा करंट ईयर है मेरे बच्चे। मान लो 1 जनवरी 2022 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2022, ये हमारा करंट ईयर है। सुनो ना, अच्छा लगेगा, मेरी बात सुन लो, आप क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारा करंट ईयर है। पता है, कोई भी आपने जो एक्सपेंडिचर किया मेरे बच्चे, जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया, वो तो हमारा रेवेन्यू था। हमने कहा था जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में, हमने उसको क्या बोला, वही हमारे एसेट है, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, हमने उसको क्या बोला, वो एसेट मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका। पता बच्चों, ध्यान सुनना, कहते हैं कि फ्यूचर में भी ये जो डेट है ना, ये जो डेट आपका है, ये जो डेट आपका दिया हुआ है 31 दिसंबर 2012, इसके बाद अगला एक साल, जरा बताओ, 31 दिसंबर 2022 के बाद एक साल कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 2023। मेरे बच्चे, वो सारे एसेट, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी जो अगले एक साल में आपके पास से खत्म हो जाएंगी। मतलब कि वो सारी प्रॉपर्टी जो अगले एक साल में ही आपके पास से खत्म हो जाएगी, आप कंज्यूम कर जाओगे या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि उनका अस्तित्व, उस एसेट का जो अस्तित्व है मेरे बच्चे, वो अगले एक साल में खत्म हो जाएगा। तो आप उनको कह देना वो करंट एसेट है। दोबारा सुनिए, दोबारा, इधर मजा आएगा, सुनो तो मेरी बात, खेल खेल में सीख रहे हैं। अरे जिस साल का आप अकाउंट्स कर रहे हो ना, उस साल के अंत में आ जाओ, बिल्कुल एंड में। ये लो, हम यहां पे आ गए, यहां पे खड़े हो जाओ और यहां से देखो कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है, कौन कौन से ऐसे एसेट आपके पास हैं जिनका अस्तित्व, जिनका नाम जो है वो अगले एक साल में हमारे पास से खत्म हो जाएंगे या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कैश बन जाएगा। वो सब हमारे क्या बोले जाएंगे, करंट एसेट। सर जैसे एग्जाम्पल बताइए, मैं आपको बताता हूं करंट एसेट का एग्जाम्पल। जैसे कि देखो ना, साल के एंड में हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, आप मुझे बताओ कि जो साल के एंड में आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वो स्टॉक आपने संभाल कर रखा है कि आज से 50 साल के बाद बेचूंगा? क्या आप ये सोचते हो? नहीं सर, हम क्या सोचते हैं, वो जल्दी से बिक जाए। तो मेरे बच्चे, हम यही चाहते हैं ना कि ये स्टॉक आपका अगले 2-3 महीने में, 2-3 दिन में बिक जाए। आपका इंटेंशन, आपका क्या, आपकी सोच क्या, वो मैटर करता है क्लासिफाई करने में कि वो करंट है कि नॉन करंट है। तो हमारी सोच है कि यार एक साल में इसको बेच देना है, एक साल के यार जल्दी बिक जाए वो, ये हमारा करंट एसेट्स होगा, क्योंकि ये एक साल के अंदर में अपना अस्तित्व खत्म कर लेगा। अरे वो डेटर्स, जरा बताओ, वो डेटर्स जिनको आपने गुड्स सेल किया था क्रेडिट पे और पैसे लेने हैं, आप मुझे बताओ, ये जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स जिनको हमने सेल किया था क्रेडिट पे, क्या पैसा आज से 50 साल के बाद लोगे क्या, 100 साल के बाद लोगे क्या? नहीं सर, नहीं। हमारा मोटिव क्या होता है कि अगले 2-3 महीने में पैसा आ जाए। और मैं बता दूं कि बिजनेस में कोई भी इंसान जब कर्ज देता है ना बच्चे, तो जनरली वो कर्ज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 20 दिन के लिए होता है, कोई 10 साल के कर्ज नहीं देता। तो ये जो डेटर्स है वो भी क्या, एक साल में या तो ये इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे आपके पास, ये भी हमारे करंट एसेट्स है। अरे वो जो कैश है, कैश तो खुद ही कैश है, मतलब कि हमने क्या बोला था कि जिनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा या फिर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सब हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो कैश तो खुद ही कैश है, ये तो खुद ही कैश है। वो बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ, मतलब सिंपल सी बात है कि जिस साल हम का अकाउंट्स बना रहे हैं, उस साल के एंड में हम देखते हैं कि अगले एक साल में जो या तो हमारे पास से खत्म हो जाएंगे या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या कैश ही जो आपके पास, वो सब हमारे क्या होंगे, करंट एसेट्स होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जो एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपके पास चलेंगे,
मतलब कि आज से 1 साल नहीं, उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा अगर आपके पास होगी, यानी कि यहां से 1 साल से ज्यादा, 1 साल वाले क्या बोले, करंट एसेट्स, और यहां से जो 1 साल से आगे चलेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि हमारा बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग 1 साल ही चलेगा? हमारा फर्नीचर, क्या हमारा फर्नीचर 1 साल ही चलेगा? क्या वो हमारा बिल्डिंग 1 साल ही चलेगा? लैंड हमारा 1 साल ही चलेगा? मशीन हमारा 1 साल ही चलेगा? फर्नीचर हमारा नहीं, कई वर्षों तक हम उसको यूज करते हैं। ये कैमरा, ये बदमाश जो काला कैमरा मेरे सामने यहाँ पड़ा हुआ टुकुर टुकुर मेरे साथ दिखते रहता है, पिछले 3 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं। ये मेरा नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं है। तो आप देखो ना, मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूं, क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप खुद अपने हिसाब से अब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मेरे बच्चे। वो जो भी कुछ, हमेशा याद रखना, यहां पे मत सोचना साल के एंड में, जिस साल का अकाउंट्स बना रहे हो उस साल के एंड में आप आ जाओ और वहां से देखो जो अगले 1 साल में या तो खत्म हो जाएगा या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उन सबको हम क्या बोलेंगे, आपका करंट एसेट्स। और जो 1 साल से ज्यादा हमारे पास चलेगा आज से, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। लिखो ना थोड़ा सा इसके बारे में, लिखो ना, आपको अच्छा लगेगा, लिखो ना, यहाँ पे लिखो ना, नॉन करंट एसेट्स के बारे में लिखेंगे। दोज एसेट साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दोज एसेट्स कर दो, विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कह दो, फर्म कह दो, कुछ भी आपका, बिजनेस कह दो, आपकी मर्जी। तो दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज for the period more than 1 year, जिनको जो एसेट आपके पास है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, 1 साल से ज्यादा समय के लिए, उन सबको क्या बोलेंगे जी, नॉन करंट। फॉर एग्जाम्पल बताइए, क्या मशीन हो गया, आप ही बोलो ना, मैं लिखते चलता हूं, और भी नाम बताइए। फर्नीचर हो गया, आप बताओ, और आपका वो आपका क्या बोलते हैं, मशीन, बिल्डिंग हो गया, हमारा लैंड हो गया, हमारा कैमरा हो गया, और भी बहुत सारे कुछ इक्विपमेंट्स और भी हैं, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया। ये आप खुद ही देखो ना, आप खुद क्लासिफाई कर सकते हो। एसी है आपके घर में, कूलर है, फ्रिज है, क्या 1 साल के लिए आता है क्या? नहीं सर, कई साल के लिए। टीवी क्या 1 साल के लेते हो क्या? नहीं सर, कई साल के लिए। तो ये चीजें जो कई साल तक चलेंगे ना बच्चे, उन सबको हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर ये क्या होगा, कोई भी चीज जो लगता है कि यार 1 साल से ज्यादा समय चलेगा वो नॉन करंट है, जो लगता है कि 1 साल ही चलेगा उसको करंट एसेट आपका, ठीक है ना। तो ये आपका नॉन करंट हुआ। बी लिखिए आप यहाँ पे करंट एसेट के बारे में। अच्छा, एक मिनट, क्या क्या लिखा हमने, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैमरा हो गया, इक्विपमेंट हो गया। एक और नाम दूं क्या आज मैं आपको, एक नया नाम लीजिए। हमने कह दिया गुडविल, एक नया नाम। सर गुडविल क्या होता है, मैं आपको बता दूं। गुडविल का मेरे बच्चे मतलब होता है आपका रेपुटेशन मतलब कि ब्रांड वैल्यू। सर मतलब अभी बताऊंगा, बट याद रखना गुडविल भी जो होते हैं ना हमारे एसेट्स होते हैं, गुडविल भी हमारे क्या होते हैं जी, एसेट्स होते हैं। तो हमने कहा कि नॉन करंट एसेट्स का मतलब कि मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कैमरा, इक्विपमेंट, गुडविल भी हो गया। चलो थोड़ा सा समझा देता हूं गुडविल का, बाकी तो आगे भी समझाऊंगा। गुडविल का मतलब पता है, आज ना मेरे बच्चे सीओसी एजुकेशन ने एक ब्रांड बनाया हुआ है। हमने पिछले 4 साल, 5 साल, 10 साल से बहुत मेहनत की है, और मेहनत करके ना हमने एक ब्रांड बनाया हुआ है, एक ब्रांड, जिस ब्रांड पे विश्वास करके जो बच्चे हमारे आपके कॉमर्स के हमारी क्लासेज को परचेज करते हैं, आंख बंद करके, नहीं संतोष सर यानी कि अच्छा क्लास होगा, चलो क्लास ले लो, इसको ब्रांड वैल्यू कहते हैं, गुडविल कहते हैं, आपकी रेपुटेशन। और ये ब्रांड पे मेरे बच्चे ये एक दिन 2 दिन में नहीं बनता, बहुत मेहनत करना होता है, दिन रात मेहनत करना, बच्चों के ऊपर में काम करना, उनकी क्वालिटी पे काम करना, उनके बुक्स पे काम करना, उनके टेस्ट पे काम करना, तब जाके ब्रांड क्रिएट होता है। उसी तरीके से टाटा ने एक ब्रांड बनाया है। आज देखो ना, टाटा की कार यानी कि हाँ जी अच्छी होगी, रिलायंस मस्त होगा, ये होता है ना, हमारा ये ब्रांड बन चुका है, गुडविल है। और ये जो रेपुटेशन है ना, जो ब्रांड है, जो गुडविल है, ये हमें फ्यूचर में खूब सारा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। तो गुडविल भी मेरे बच्चे हमारे देश में क्या है, हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में ये एक एसेट माना जाता है, प्रॉपर्टी माना जाता है।
सर ये गुडविल तो हमें मतलब कि हम कैसे वैल्यू करते हैं, थोड़े से बड़े हो जाओ ना, थोड़े से और बड़े हो जाओ, जब थोड़े आप सीए सीएमए इस सब में आएंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। अरे 12वीं क्लास में भी है, 12वीं क्लास में भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो बस समझ लो कि गुडविल भी हमारा एक क्या होता है, एसेट होता है। इसके साथ साथ मैं और भी आपको एक नाम दे दूं, तो आप लिखो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट, वो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है जी, हमने कोई एफडी कर दिया है, किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है लंबे समय के, लंबे से मतलब 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, सब हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि नॉन करंट एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पीरियड मोर देन 1 ईयर। पहली बात, एग्जांपल में मशीन, फर्नीचर, जितने नाम सोच सकते हो, आपके संतोष सर ने एक नया नाम क्या दिया, गुडविल, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, गुडविल दिया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आइए बी के अंदर में, बी में लिखेंगे, और थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन जगह छोड़ के बी लिखिए आप, यहाँ पे बी, करंट एसेट। करंट एसेट, हमारे करंट एसेट क्या होते हैं, तो लिखेंगे आप यहाँ पे करंट एसेट के बारे में, मैंने ऐसे समझा दिया आपको, लिखेंगे दोज एसेट विच आर दोज एसेट्स कर दो विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, those assets which are held by the enterprise with the purpose of converting them into cash, or for using them for short period, and short period का मतलब क्या है जी, आपका अप टू 1 ईयर, 1 साल के पीरियड को हम अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड आपका। तो आपका ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गया है ना, विद इन 1 ईयर। आपका ऐसे कर दो, क्या विद इन 1 ईयर कर दो, जो आपके बुक में है उसी तरीके से। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 साल के अंदर में जिसको हम यूज कर जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला जी, स्टॉक हो गया, आपके डेटर्स हो गए मेरे बच्चे, अभी वही नाम लिख रहा हूं जो नाम आप जानते हैं। उसके बाद आपका आ गया बिल्स रिसीवेबल, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी और भी नाम आएंगे, बट मैं कोई टेंशन वाली चीज आपको नहीं देना चाहता। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर हो गया, कैश हो गया, आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, बोलो यहाँ पे कैश हो गया, बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। फिलहाल कर दो आप यहाँ पे क्या जी, एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या हो गए, करंट एसेट्स निकल के आ गए, करंट एसेट्स आपको निकल के आ गए, ठीक है ना, करंट एसेट्स। एक नाम और दे दो क्या, एक नाम और दे देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे था ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे कह देता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम पीरियड के लिए आपने किया हुआ है, 1 साल से कम पीरियड के लिए हम उसको क्या बोल देंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे, आप प्लीज कॉपी करें। तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स हो गया, दूसरा करंट एसेट्स हो गया। अरे अब जाते जाते थोड़ा सा और मैं आपको बारीकियां देना चाहता हूं, आपको थोड़ा और पॉलिश करना चाहता हूं, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। और मेरे बच्चे पता उसमें क्या, ये जो नॉन करंट एसेट्स का नाम लिया ना मैंने, इनमें से सारे नाम एक्सेप्ट क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, इसको छोड़ के बाकी जितने सारे नाम है ना, सारे नाम लिख दो। ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि नॉन करंट एसेट्स ही फिक्स एसेट्स होता है। नॉन करंट एसेट्स का नाम फिक्स एसेट्स भी होता है, लेकिन ध्यान रखना नॉन करंट में सिर्फ एक नाम छोड़ के, क्या नाम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर ऐसा क्यों, ये भी आगे का टॉपिक है, अभी आएगा सब बताऊंगा, अभी तो दिमाग में बैठाओ ना जितना बोल रहा हूं। तो मेरे बच्चे मैंने कहा कि नॉन करंट एसेट्स में जितने भी नाम आप जानते हैं, जितने भी नाम
जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होंगे, उन सारे नाम में से सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, तो उसको छोड़ के हम बाकी को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। और आइए, जब बात फिक्स एसेट्स की उठी है तो थोड़ा सा फिक्स एसेट्स के बारे में लिखा देता हूं। कितना ए बी हुआ ना, 9 में आपका ए बी, सी लिखिए आप यहां पे, सी लिखेंगे आप यहां पे, सी सी। पता है जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स है ना, जो अभी हमने आपको दिखाया, लिखना इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। देखा ना आपने, ये नॉन करंट एसेट का ही पार्ट होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इट इज ए पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, फुल स्टॉप। इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। हम इनको 2 पार्ट्स में यहां पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं बच्चे, हम उनको क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से 2 पार्ट में जी? लिखिए आप यहां पे, लिखेंगे यहां पे, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आपका, और दूसरा हमारा होता है जी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मेरे बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे हैं ना, उनको हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या? टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। सर इतने सारे क्लासिफिकेशन दिमाग में ना हौच-पौच हो रहा है। अरे काहे का हौच-पौच बदमाश, कैसा हौच-पौच? देखो हमने क्या बताया, अभी जो करना हो ना दूसरे कलर से आपको लिखना नहीं है। मैं आज की क्लास को शॉर्ट में एक रिवीजन करा रहा हूं, अभी इसके आगे बंद हो जाइए। देखिए मैंने क्या बोला, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर हमने क्या बोला? 2 पार्ट में, एक आपका रेवेन्यू और एक क्या बोला हमने? कैपिटल। ये क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट करंट ईयर में मिलता है। ये क्या होते हैं? जो करंट ईयर के बाद बेनिफिट देते हैं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं जी? एसेट नाम देते हैं। एसेट को मेरे बच्चे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका नॉन करंट एसेट, बोलते चलो मेरे साथ साथ, एक हमारा करंट एसेट्स, एक हमारा क्या बोला गया? फिक्टिशियस एसेट, आपका फिक्टिशियस। इसके बारे में हमने कहा कि आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा जब स्ट्रांग हो जाएंगे तब। आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट क्या, कि जो हमारा करंट ईयर है उसके आगे का 1 साल में जो हमें बेनिफिट देगा वो करंट एसेट्स, और जो 1 साल से ज्यादा पीरियड में उसको क्या बोला? नॉन करंट एसेट्स को हमने क्या किया? यहां पे फर्दर आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या जी? एक हमने कह दिया आपका फिक्स्ड एसेट्स, और एक हमने क्या किया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। याद है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या क्या अलग कर दिया। ये फिक्स्ड एसेट्स मेरे बच्चे फिर से 2 पार्ट में होते हैं। क्या? एक हमने कहा कि टेंजिबल, एक हमने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और एक हमने क्या बोल दिया? इनटेंजिबल। इतनी तो बातें की है, कहां कोई ज्यादा हमने किया। एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू, कैपिटल, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा हम उसको एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स की 3 कैटेगरी में आपका नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में को फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड के हमारे क्या होंगे? 2 पार्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और बहुत सिंपल बात है, टेंजिबल का मतलब क्या होता है हम पहले भी आपको बता चुके। सर ये हम लिख लेते हैं, लिख लेना बाद में, ये खुद बना लेना, कौन सी बड़ी बात है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप। ये देखो, टेंजिबल का मतलब क्या? वो फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे लिखो ना थोड़ा सा इसके बारे में, लिखेंगे आप इसके बारे में, लिखेंगे यहां पे, कहते हैं कि दोज फिक्स्ड एसेट्स which have their physical existence, है ना, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फुल स्टॉप। इट कैन बी सीन, हम उसको देख सकते हैं, एंड टच्ड, हम उसको टच भी कर सकते हैं। टच जैसे कि बताइए एग्जाम्पल में हमने क्या बताया जी? आपका मशीन हो गया, बताओ क्या मशीन लॉन्ग टर्म है? ये सर। क्या हम उसको देख सकते हैं? ये। फर्नीचर क्या आप देख सकते हैं? ये सर। क्या हम बिल्डिंग को देख सकते हैं? ये सर, बिल्डिंग भी देख सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर को देख सकते हैं? ये सर, कंप्यूटर भी तो हमारा लॉन्ग टर्म होता है, कई साल तक हम यूज करते हैं आपका। तो ये हो गया आपका। और नाम बताइए, आपका लैंड हो गया, ये भी आपका। बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम, कितने नाम को बताया जाए, ये सभी आपके हो जाएंगे। ये क्या होते हैं जी? इनटेंजिबल। लिखेंगे यहाँ पे, दोज
fixed assets which do not have their physical existence, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे बच्चे, मतलब हम उसको इट मीन्स इसका मतलब है इट मीन्स दे कैन नॉट बी सीन, हम उनको देख नहीं सकते, और टच, हम उनको टच भी नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे एग्जाम्पल कहोगे तो अभी तो एक नाम मैंने आपको दिया ना, गुडविल, आपका एक गुडविल होता है। और भी नाम बताता हूं, पेटेंट्स है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, बट आप चिंता नहीं करना, अभी ये नाम आपको रटने पड़ेंगे। गुडविल नाम बस याद कर लेना, बाकी ये अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिलेबस में ये सब आएगा, हम आपको समझाएंगे। फिलहाल समझ लेना कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क होता है ना कि जैसे कि टाटा का ट्रेडमार्क है वो टी वाला लाइन आपका, वो उसका क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स, उनकी वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है। मैकडी का जो ट्रेडमार्क है वो फ्रेंचाइजी के रूप में आपको देते हैं, आपसे कितने सारे पैसे लेते हैं, उनका एसेट है वो आपका, ठीक है ना। तो कॉपीराइट, ये मेरी जो बुक है ना, ये बुक अगर सेल करने का राइट मैं किसी को दे दूं ना तो क्या होगा, मैं उससे खूब सारे पैसे कमा सकता हूं। तो मेरा क्या है, ये कॉपीराइट मेरा एसेट है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं फ्यूचर में। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। और एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं जिसको आज समझ सकते हैं आप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पता है कंप्यूटर जो है ना बच्चे, कंप्यूटर वो तो हमारा आपका टेंजिबल है क्योंकि हम कंप्यूटर देख सकते हैं, बट उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है हम उसको थोड़ी देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर कभी देखा आपने? टैली का सॉफ्टवेयर देखा कैसा होता है, लाल पीला हरा काला? वो नहीं, वो तो आपका प्रोग्रामिंग है, उसको हम देख कैसे सकते हैं? सर हाँ सर, वो एक आपका पेनड्राइव में होता है, बदमाश पेनड्राइव नहीं, पेनड्राइव तो पेनड्राइव है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्रामिंग किया गया, उसको थोड़े देख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, आपका इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या क्या आपको यहाँ पे बताया है, आप इसकी कॉपी कर लीजिए। और मेरे बच्चे आज की क्लास को मैं यहीं पे अभी एंड करना चाहता हूँ, आज की क्लास को यही पे एंड करना चाहते हैं। आज की क्लास में मैंने क्या किया, आपको सिंपली एक्सपेंडिचर को लेके आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते वो आपका एसेट्स आपका जो होते हैं उनके ऊपर आ गया, और एसेट्स को आने के बाद फिर उनके कई सारी चीजें हमने बताई है। बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रहना चाहिए। अभी बात इस पे उठेंगी, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं इसके ऊपर बात अभी उठेगी। और फिर बच्चे आप याद रखना, मुझे याद रहेगा, यहां पे एक लाइन में लिखाऊंगा आगे कुछ और समझाने के बाद, थोड़ा सा और आपको स्ट्रॉन्ग करने के बाद, तो आपको ये लाइन अभी ब्लैंक छोड़ना है ना। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे फिक्टिशियस क्या होता है ये भी आगे समझाऊंगा। आज वो दिन नहीं है, आज आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जितने की आप समझ सकते हैं। चलिए क्लास को एंड करते बच्चे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि लाइक करने का मतलब क्या होता है ना कि फिर वो यूट्यूब ना हजारों लोगों के पास पहुंचाता है, और मैं यही चाहता हूं कि सारे बच्चों के पास ये क्लास पहुंचे, उनको अच्छा लगे क्लास, वो पढ़ें। जितने भी बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं वो वहां जहां रहते हैं जहां पे पढ़ने के अच्छे साधन नहीं है, उन सबके पास क्लास पहुंचना है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी दोनों की है। और याद रखना, ये बुक मेरे बच्चे, इसी बुक से सब कुछ कवर करा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट जो है इस बुक में मैंने आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का कैसे कैसे आएगा, तो कितना लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो सब मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। इस बुक को खत्म करने वाला दुनिया की किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, इस बात की गारंटी देता हूं। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसका कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I'm preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।